नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट की ओर से राइट टू प्राइवेसी के जो पूरा दायरा है उस दायरे का विस्तार किया गया है और इसमें वैवाहिक गोपनीयता को भी शामिल किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वैवाहिक गोपनीयता की बात हो रही है, इस गोपनीयता का मतलब क्या है और मद्रास हाई कोर्ट द्वारा किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया है, बैकग्राउंड क्या रहा है, उस पर भी बात करेंगे और साथ ही भारत में निजता के अधिकार की क्या यात्रा रही है उस यात्रा को भी समझेंगे और वहां पर जो एक प्रोपोर्शनैलिटी की बात आती है, रीजनेबिलिटी की बात आती है, उस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए, यानी कि वीडियो में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें, खबर को थोड़ा सा देखेंगे, खबर के जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उन पर बातचीत करेंगे। फिर मद्रास हाई कोर्ट की ओर से इस पूरे विषय को लेकर के क्या डिसीजन दिया गया है, उस डिसीजन के पीछे क्या राशनियल हो सकते हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर निजता का अधिकार जो आता है, जो राइट टू प्राइवेसी की बात होती है, उस राइट टू प्राइवेसी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें शामिल हैं उन पर भी हम बातचीत करेंगे। अंत में एक यूपीएससी का सवाल भी आपके लिए होने वाला है, एक यूपीएससी जैसे सवाल है जिसको आपको सॉल्व करना है और जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है और आप इसे भारतीय राज्य व्यवस्था और फंडामेंटल राइट्स के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत की जाए और सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली खबर क्या हमारे सामने आई है। तो खबर पर अगर आप बात करें, खबर साफ तौर पर यही है कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच की ओर से एक डिसीजन दिया गया, जहां पर इस पूरी बेंच ने गोपनीयता को सबसे पहले तो स्पष्ट किया कि गोपनीयता का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल अधिकार है और इस फंडामेंटल अधिकार में वैवाहिक गोपनीयता भी शामिल होती है, यानी कि आपका स्पाउसल प्राइवेसी भी इसमें शामिल होती है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में यह भी कहा कि गोपनीयता का उल्लंघन करके अगर कोई भी एविडेंस प्राप्त किया जाता है, अगर कोई भी साक्ष्य प्राप्त किया जाता है, तो हाईकोर्ट या फिर न्यायालय में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये एक पूरा मामला आपको यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसके अलावा इस पूरे मामले को समझने से पहले कि हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऐसा क्यों कहा कि हम कोई भी साक्ष्य एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको समझने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये मामला किस बैकग्राउंड में चर्चा में आया है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा है। तो इस मामले के बैकग्राउंड को अगर आप समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये मामला जो है वो आप जानते हैं तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर बेसिकली ये जो पूरा मामला है ये एक महिला की याचिका पर देखने को मिला है। एक महिला की याचिका पर, वो भी बेसिकली आपकी पुनरीक्षण याचिका थी जिस पर हाईकोर्ट की ओर से अपना डिसीजन दिया गया है। अब ये जो महिला है, इस महिला का विवाह जो हुआ था वो साल 2003 में हुआ था और इस महिला जो दंपत्ति हैं, जो कपल हैं, उनके दो बच्चे हैं। यहाँ पर जो हस्बैंड हैं, जो महिला के हस्बैंड हैं, उन्होंने महिला के खिलाफ क्रूरता और व्याभिचार परित्याग के आरोप लगाए थे और इन आरोपों के आधार पर उन्होंने जो है तलाक का एक मुकदमा दायर किया था। अब इस तलाक के मुकदमे को सब्सटैंशिएट करते हुए, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हस्बैंड ने एक कॉल रिकॉर्ड पेश किया और बताया, दावा ये किया गया कि जो कॉल रिकॉर्ड है ये महिला की सहमति के बिना प्राप्त किया गया था, यानी कि महिला का कंसेंट यहाँ पर मौजूद नहीं था और उस कंसेंट के बिना हस्बैंड ने अपनी वाइफ के जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं वो अवैध तरीके से इंटरनेट से प्राप्त कर लिए। अब जब इस पूरे एविडेंस को हाईकोर्ट में पेश किया गया तो महिला ने अपनी एक याचिका दायर की, जिस याचिका में कहा गया कि बेसिकली ये जो आपके कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ये कॉल रिकॉर्ड्स महिला के वैवाहिक गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और इसीलिए इन एविडेंस को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इन कॉल रिकॉर्ड्स को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और सबसे पहले तो शुरुआत में ये जो याचिका थी ये खारिज हो जाती है, लेकिन बाद में पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर अपनी मंजूरी दे देता है और हाईकोर्ट ये कहता है कि क्योंकि यहाँ पर वैवाहिक गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए इन कॉल रिकॉर्ड्स को हाईकोर्ट में साक्ष्य के तौर पर, सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं ये आपका इस पूरे मामले में देखने को मिली थी। इसके अलावा यहाँ पर हमने सबसे पहले समझा कि आपका बेसिकली पूरा मामला क्या है, मामला क्यों चर्चा में आया है। अब एक बार यहाँ पर हम समझते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है और उस डिसीजन के पीछे के रीजन क्या रहे हैं, यानी कि हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में क्या चीजें बताई हैं। तो उन चीजों की अगर आप बात करें, सबसे पहले हाई कोर्ट की जो बेंच थी उस बेंच ने साफ तौर पर ये कहा कि कोई भी विवाह जो होता है, कोई भी मैरिज जो है, उसमें विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपको किसी विवाह को सफल बनाना है, किसी बंधन को सफल बनाना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस विवाह में विश्वास लेकर के आए। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक कोई भी विवाह जो है वो सफल
नहीं हो सकता है। पति पत्नी को एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास और भरोसा होना चाहिए। अगर किसी एक साथी द्वारा जासूसी या फिर निगरानी करना वैवाहिक जीवन की पवित्रता को नष्ट कर सकता है। जो बेसिकली यहाँ पर एक सैंक्टिटी बनी हुई है, वो सैंक्टिटी यहाँ पर नष्ट हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की प्रथाओं को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, इस तरह की प्रैक्टिस को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट जो है, अगर वो इस पूरे मामले को एक्सेप्ट करता है, उन कॉल रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करता है, तो हाईकोर्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट करेगा, एक उदाहरण सेट करेगा। और ये उदाहरण आगे चल करके और भी मामलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर जो आपका रिलेशन है, जो आपका पति पत्नी का रिलेशन है, उसमें बेसिकली आपका जासूसी हो सकती है, उसमें जो है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है। तो इसीलिए हाईकोर्ट ने यहाँ पर किसी तरह की भी एग्जाम्पल को सेट करने से इनकार कर दिया। और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि वैवाहिक गोपनीयता जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि बिना सहमति के पति पत्नी के निजी मामलों की जानकारी जो है प्राप्त करना स्वीकार्य नहीं है। गोपनीयता का उल्लंघन करके प्राप्त किए गए सभी जो साक्ष्य होते हैं, उन साक्ष्यों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, ताकि पति पत्नी एक दूसरे की निगरानी करने से बच सके। इसके अलावा हाईकोर्ट ने अपने डिसीजन में यह भी कहा कि जो आप व्यभिचार की बात कर रहे हैं, परित्याग की बात हो रही है, क्रूरता की बात हो रही है, उसको आप बिना गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए भी साबित कर सकते हैं। आपको इसके लिए और दूसरे तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो ये बेसिकली आपका पूरा मामला हुआ कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या कहा है। अब यहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली जो हम निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं, जो हम राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से अस्तित्व में आया। तो अगर आप राइट टू प्राइवेसी की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो भारत में अगर आप देखें तो प्राचीन काल से प्राइवेसी को एक इम्पोर्टेंस दी जाती रही है। अगर आप अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखी गई किताब है उसमें भी देखेंगे, तो वहां पर भी आपको प्राइवेसी का जिक्र देखने को मिल जाता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें, जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी राइट टू प्राइवेसी पर चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय राइट टू प्राइवेसी को संविधान में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब उसके बाद ये पूरा मामला जो है, जब आधार कार्ड सरकार की ओर से पेश किया जाता है, तब ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आता है, क्योंकि सरकार आधार कार्ड के माध्यम से लोगों की निजी जानकारी को एकत्र कर रही थी। फिर जब ये मामला चर्चा में आता है, तो एक पूर्व जस्टिस थे जिन्होंने इसको लेकर के याचिका दायर की थी, जिनका नाम था जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी। तो इस मामले को हम बुलाते हैं जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ विवाद। ये विवाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट घोषित किया था, मौलिक अधिकार बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि इसको जो है बेसिकली आपका आर्टिकल 21 के तहत निजता का अधिकार जो है या निजता के अधिकार को आर्टिकल 21 के हिस्से के तौर पर फंडामेंटल राइट घोषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था कि बेसिकली जब आप आर्टिकल 21 की बात करते हैं, तो वो राइट टू लाइफ की बात करता है, और राइट टू लाइफ की जब बात आती है, तो वो एक नॉर्मल लाइफ नहीं है, वो एक गरिमापूर्ण लाइफ है, डिग्निटी पूर्ण लाइफ है। और अगर आप डिग्निटी पूर्ण लाइफ की बात करते हैं, गरिमापूर्ण लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें आपका निजता का अधिकार भी शामिल है, उसमें आपकी निजता भी शामिल होती है। तो संविधान निजता के अधिकार को संरक्षण देता है, क्योंकि ये जीवन के एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर आता है। यानी कि अगर आप जीवित हैं, तो आप अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने की भी इच्छा रखते हैं। तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पर इसको गरिमापूर्ण जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण एलिमेंट माना गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया था कि जिस तरह से भारत में अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हैं, और उन सभी फंडामेंटल राइट्स में आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं, उसी तरह से राइट टू प्राइवेसी में भी रीजनल रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। यानी कि अगर आप राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर भी कुछ शर्तें डिसाइड की थी। इसको लेकर के शर्तों की अगर आप बात करें, तो इसको बोला जाता है आनुपातिक परीक्षण, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट। तो अगर सरकार जो है वो किसी भी व्यक्ति के राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करना चाहती है, तो उसको इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का जो है जो टेस्ट है, ये जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी का टेस्ट है, टेस्ट को पास करना पड़ेगा। इस टेस्ट को पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 3 शर्तें निर्धारित की थी। पहली शर्त ये थी कि बेसिकली ये जो आपका कार्यवाही है, ये बेसिकली आपका विधायी जनादेश के माध्यम से होनी चाहिए, यानी कि सरकार इस कार्यवाही को कर सकती है। सबसे पहली शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त यह है कि एक वैध राजकीय उद्देश्य के लिए होना चाहिए, यानी कि एक जो उद्देश्य संविधान में डिसाइड किए गए हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और तीसरी शर्त ये थी कि यहाँ पर जो बेनिफिट्स हैं उनकी प्रोपोर्शनैलिटी बनी रहनी चाहिए, यानी कि आप जितना डेटा दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपको उतना ही लाभ जो है सरकार से मिलना चाहिए। तो ये 3 शर्तें बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट के तौर पर डिसाइड की गई थी। चलिए, ये हमने यहाँ पर बात की निजता के अधिकार को लेकर के। अब अंत में आपके लिए एक सवाल मौजूद है, जिस सवाल का जवाब जो है
वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि के एस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में घोषित निजता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमारा पहला कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के हिस्से के रूप में निजता के अधिकार को संरक्षण प्राप्त है। हमारा दूसरा कथन है कि निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को युक्ति, युक्तता और अनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। तो इसका जवाब अब आपको यहाँ पर बेसिकली उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, इसके आपको सही जवाब देना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन हुआ है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।